हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक भारत और समकालीन विश्व सेकंड में चैप्टर सेकंड भारत में राष्ट्रवाद। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद किस तरीके से उत्पन्न हुआ, इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से चली और कितनी लंबी चली, और इसका जो विचार था वो किसके दिमाग में पहली बार आया। देखिए, जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद कब उत्पन्न हुआ, उसका उदय कब हुआ, और जब यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया उसके बाद जो छोटे छोटे राष्ट्र थे, राज्य थे, उनका भी उदय हुआ था, वो भी अपने अस्तित्व में आ गए थे। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। अब क्या हुआ, जब छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो गए तो फिर उनको भी वो भी अपने अस्तित्व में आ गए, उनको पता चला, उन्हें नई पहचान मिल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लग गया। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। इसमें हम देखेंगे कि हमारे देश में ये चेतना किस तरह पैदा हुई। देखें, दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। मतलब इसमें बताया है कि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई थी वो किस कारण से हुई थी, उपनिवेशवाद का विरोध करने से। आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो पहले एक उपनिवेश ही था, अंग्रेज़ों का गुलाम था वो। तो जब उसका विरोध किया गया, उसके विरोध में आंदोलन चलाए गए, तो फिर तभी से राष्ट्रवाद का भी उदय होने लग गया। उपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। अब इसमें ऐसा नहीं था सिर्फ कोई अमीर जो लोग हैं वो ही राष्ट्रवाद चाहते थे, या जो गरीब हैं वो ही चाहते थे। सभी लोग मिलजुल कर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी उनके अलग थे। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, सब मिलजुल कर इसको विकास में, राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। तो ये नहीं है कि उन सब पर इसका एक जैसा अनुभव था उनके साथ, ऐसा नहीं है। हर वर्ग के साथ अलग था। जो अमीर थे उनको अलग तरीके से राष्ट्रवाद, अलग तरीका लगता था उपनिवेशवाद का, और जो गरीब थे उनके साथ अलग था। जो अलग अलग जो जातियों के थे, अलग अलग जो समाज में थे, उनको भी अलग अलग अनुभव होता था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया। अब इन सबको जो मिलाया वो किसने मिलाया, महात्मा गांधी ने, और इन सबको मिलाकर उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। लेकिन इस एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे। अब सब एक साथ होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सबके विचार भी सेम होंगे। सबके अलग अलग विचार थे, जिसके विचार नहीं मिल रहे थे तो जिसमें टकराव उत्पन्न हो रहा था। हम 1920 के दशक से आगे का अध्ययन इसमें करेंगे और असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें हम 1920 के आगे की बातें पढ़ेंगे, जिसमें कि असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, इनके बारे में भी पढ़ेंगे जो कि गांधी जी ने चलाए थे। इसके लिए हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, पहला विश्व युद्ध। देखिए, आपको पता है कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था, वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। और हमने अभी इसमें पढ़ा है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, 1920 के आगे की बातें पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या क्या हुआ था। तो अभी हम इसमें पढ़ते हैं। 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियाँ सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या क्या परिणाम हुए वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए, उनका परिणाम क्या हुआ। देखिए, यहाँ बताया कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम हुआ था। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। रक्षा व्यय मतलब जो बचाव के लिए जो चीज़ें होती थी, जैसे कई हथियार होते थे,
तो उनमें जो खर्च होता था वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि कर दी गई। अब ज़्यादा इन चीज़ों में ज़्यादा खर्चा हो गया गवर्नमेंट की चीज़ों में, तो क्या करेंगे, वो कर बढ़ा देंगे। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थीं। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई थी। अब महंगाई भी बढ़ गई। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। अब वो क्या कर रहे थे कि उसमें ज़्यादा खर्चा हो गया, ज़्यादा उसमें नुकसान हो गया, तो क्या कर रहे थे, वो ज़बरदस्ती जो गांव के लोग थे उनको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे थे। और उन्होंने कर भी बढ़ा दिए और सीमा शुल्क बढ़ा दिया उन्होंने, और महंगाई बढ़ गई। 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। अभी हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या क्या परिणाम हुआ था, कि उसमें सबसे पहला तो ये है कि रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। फिर खर्चे की भरपाई करने के लिए क्या हुआ, युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि कर दी गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू कर दिया, कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी, मतलब महंगाई बढ़ा दी गई, और जबरन लोगों को सिपाही में भर्ती किया जा रहा था। और फसल भी ख़राब हो गई थी। किस कारण, बहुत सारे हिस्सों में फसल ख़राब हो गई। किसकी वजह से, इसी की वजह से, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया था। उसी समय पर फ्लू की महामारी भी फैल गई। तो इन सब के कारण क्या हुआ कि कई लाख लोग मारे गए इसमें। अब लोगों को लगा तो था कि जैसे युद्ध ख़त्म हो जाएगा उनकी मुसीबतें भी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनकी मुसीबतें और बढ़ती गईं। इसी समय एक नया नेता सामने आया। उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। अब ये सब जब चल रहा था तो इसी बीच में एक नेता सामने आया। वो कौन था, कौन थे वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने आंदोलन चलाए। उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, सत्याग्रह का विचार। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। वो आए, अफ्रीका गए हुए थे वो। जब वहाँ से वापस आए तो वो कब लौटे, 1915 में। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन चलाया। उन्होंने एक नया जन आंदोलन चलाया। वो कौन सा आंदोलन था, इसमें आगे दिया हुआ है, देखिए। उन्होंने आंदोलन चलाया नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक उन्होंने लोहा लिया। उन्होंने आंदोलन कौन सा चलाया था, नस्ल भेदी आंदोलन। मतलब इसमें क्या था, आपको पता ही है कि जब वो अफ्रीका गए थे तो काले घोड़े का भेद था, उसमें नस्ल के आधार पर वहाँ पर भेद किया जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इससे सफलतापूर्वक लोहा लिया, मतलब वो इसमें सफल हो गए, इस काम में, इसको ख़त्म करने के काम में। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। इसका अर्थ ये था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे पर भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। क्योंकि जो गांधी जी थे वो तो क्या थे, अहिंसकवादी थे। वो उन्होंने कभी हिंसा नहीं की और वो हमेशा सत्य का साथ देते थे। तो वो कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई करके ही हम किसी सफलता को प्राप्त कर पाएँ, हम अहिंसा और सत्य का साथ देकर भी उसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना का झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यहाँ पे जो भी बताई ये महात्मा गांधी जी के विचार बताए हैं कि उन्होंने हमेशा ही अहिंसा का और सत्य का साथ दिया। वो उस सत्य की खोज में निकले, सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया।
वो हमेशा सहज भाव से रहते थे। वो सोचते थे कि ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े से ही बात सुलझ जाए, कई बार बात उलझ भी जाती है, लेकिन अगर हम अहिंसा और सत्य का साथ देंगे तो वहाँ पे हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जब वो भारत आए तो उन्होंने कई जगह पर क्या चलाया, सत्याग्रह आंदोलन। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए उन्होंने प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंच गए। अब उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन को चला दिया। उन्होंने सोचा कि जो फसल ख़राब हो गई है, प्लेग की जो महामारी बढ़ गई है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि जो लगान उन्होंने किया है शुरू, उन्होंने जो कर लगाने शुरू किए उनको मना किया जाए, मतलब उन पर ढील दी जाए। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने कहाँ कहाँ सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सबसे पहले उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके में चलाया। उसके बाद वो गए खेड़ा ज़िले में, जहाँ पे जो उनकी फसल ख़राब हो गई थी वहाँ पर गए। और फिर उसके बाद वो लास्ट में गए अहमदाबाद, जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट क्या है, देखिए। इस कामयाबी से कौन सी कामयाबी, जो उन्होंने अभी सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उसमें वो बहुत ही कामयाब हो गए, सफल हो गए और वो बहुत ही फेमस हो गए। हमने पहले पढ़ा था कि सब मिलजुल कर राष्ट्रवाद का उदय करना तो चाहते थे, सब मिल गए थे, लेकिन क्या हुआ कि उनको विचारों को एकमत करने वाला, उनमें एकता रखने वाला कोई नहीं था, उनका लीडर नहीं था कोई भी। तो एक लीडर के रूप में आए गांधी जी। उन्होंने ही उन सबको एक रूप में इकट्ठा किया और फिर उन्होंने जो ये सत्याग्रह आंदोलन है इसको चलाया और इसमें वे सफल हो गए। तो इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट था वो कब हुआ था, 1919 में। इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। जो ये रोलेट एक्ट है ये चलाया था अंग्रेज़ों ने। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के ज़रिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून में क्या था कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कैदी हो तो उसको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जाता था। मतलब उसके ना तो उसको किसी वकील को लाने की अनुमति थी और ना कोई और ला सकता था, तो उसे सिर्फ शक के आधार पर जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। उन्होंने तय कर लिया कि 6 अप्रैल से हम हड़ताल शुरू कर देंगे इसके खिलाफ। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अब जब गांधी जी ने इतना सब कुछ कर दिया, आंदोलन चला दिया, उन्होंने हड़ताल कर दी, उन्होंने कई चीज़ें कर दी, तो इससे जो अंग्रेज़ थे वो डर गए और फिर उन्होंने क्या किया कि जो राष्ट्रवादी थे उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने कि नेताओं को हिरासत में ले लिया बिना वजह, और गांधी जी दिल्ली नहीं आ पाए, इसके लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। पुलिस ने क्या किया, ब्रिटिश पुलिस ने 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था जलियांवाला बाग में, वहाँ पर उन्होंने गोली चला दी, जो कि अमृतसर में है। जब वहाँ पर गोलियां चल गई, इसके बाद क्या हुआ कि लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लग गए।
मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। मतलब सबका कोर्ट मार्शल करने लग गए। और जो इसका मेन जो लीडर था वो कौन था? जनरल डायर। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैशाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग में मैदान में मौजूद हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए थे। अब हुआ क्या था? अमृतसर में एक जगह थी जलियांवाला बाग, वहाँ पर शांतिपूर्ण एक जुलूस चल रहा था। वहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश पुलिस थी, वहाँ पर उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। और उनका जो नेता था वो कौन था? जनरल डायर था। तो 13 अप्रैल को ये सब हत्याकांड हुआ। इसमें कई लोगों की जानें भी चली गई। अब वहाँ पे जो लोग आए थे वो किस लिए आए थे? कुछ तो आए थे वैशाखी के मेले में शिरकत होने आए थे, और जो कुछ थे वो थे रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए आए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के जो सारे रास्ते थे वो सभी बंद कर दिए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग उसमें मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। बाद में उसने, जनरल डायर ने क्या कहा कि वो सिर्फ दहशत उत्पन्न करना चाहता था लोगों के बीच में, और कुछ नहीं। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबरें फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लग गए। अब क्या हुआ? धीरे धीरे पता चल गया कि जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ है, तो ये खबर फैल गई सभी जगह, और उत्तर भारत के जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाई को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। अब क्या हुआ? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। वो सड़कों पर आ गए, वो सरकारी जो इमारतें थी उन पर हमला करने लग गए, और ब्रिटिश पुलिस पर भी वो हमला करने लग गए। अब जब गांधी जी ने देखा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब तो हिंसा फैल रही है, तो वो तो अहिंसा के पुजारी थे और सत्य के, तो उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने देखा है कि ये सब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंदोलन में हिस्सा लें। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिमों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। अब वो क्या सोचते थे कि जब तक हिंदू मुसलमान साथ नहीं होंगे तो उनकी संख्या भी ज़्यादा नहीं होगी और उनके विचार भी अलग रहेंगे। तो वो क्या चाहते थे कि हिंदू मुसलमान जो भी हैं, जो भी धर्म के लोग हैं भारत में, वो सभी एक साथ आएँ, इकट्ठे हों और आंदोलन चलाया जाए। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। अब ये खिलाफत, आपने सुना होगा कि एक खिलाफत आंदोलन था। वो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जो मुस्लिम थे उनका एक नेता था खलीफा, जिसे वो बोलते थे। उसके खिलाफ जो अंग्रेज़ कार्रवाई कर रहे थे उसको वो रोकना चाहते थे, मतलब उसको हटाना नहीं चाहते थे जो मुसलमान थे वो। तो उसके खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया वो था खिलाफत आंदोलन। ऐसा मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते थे। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। मतलब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया कि जो उनका आध्यात्मिक नेता था मुस्लिम का, इस्लाम विश्व का जो आध्यात्मिक नेता था, उसे कहते थे खलीफा, वो था ऑटोमन सम्राट। तो उस पर ज़बरदस्ती सख्त संधि थोपी जाएंगी। खलीफा का तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली
इन लोगों ने साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। अब उन्होंने क्या किया, ये दो लोग थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि यदि हमारे खलीफा के खिलाफ़ ही कुछ गलत होगा तो ये हम सहन नहीं करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो अभी सफल होते आ रहे थे एक लीडर, इनके बारे में उन्होंने सुना कि वो फेमस है बहुत, तो उनके साथ वो गए, उनके पास गए और उनसे चर्चा शुरू की इस बारे में। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अब गांधी को ये मौका मिल गया, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ हो जाएं, इकट्ठे होकर आंदोलन करें। तो उन्हें लगा कि यदि मैं इनका साथ दूंगा, इनके खलीफा को बचाऊंगा, तो हो सकता है कि ये भी हमारा साथ दे, ये भी हमारे साथ असहयोग आंदोलन में हमारा साथ देंगे। तो इसलिए गांधी जी ने उनका साथ दिया और खिलाफत आंदोलन, आपको पता ही चल गया कि उनके खलीफा के खिलाफ़ जो भी चीज़ें चल रही थी उनको हटाने के लिए, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई चल रही थी उनको समाप्त करने के लिए एक आंदोलन चला गया, जिसे बोला खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे असहयोग ही क्यों। अभी देखिए, हम इसमें देखेंगे कि गांधी जी बार बार बोल रहे हैं कि असहयोग आंदोलन चलाएंगे, असहयोग आंदोलन चलाएंगे, तो उन्होंने हमेशा असहयोग को ही क्यों चुना। देखिए, वो इसलिए, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। उन्होंने क्या लिखा उस किताब में कि जो ब्रिटिश जो शासन कर रहे हैं हमारे भारत पर, वो भारतीयों के सहयोग से ही मिला है उन्हें, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। वो देख रहे थे, सोच रहे थे कि भारतीय इनका साथ दे रहे हैं इनकी गुलामी में, तो इसलिए उनका शासन चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। उन्होंने क्या सोचा कि जो ये ब्रिटिश शासन है ये किसके माध्यम से चला है, भारतीयों के सहयोग से चला है, और अगर वो सहयोग ही नहीं दें, उनका जो अपना सहयोग है वो वापस ले लें, उनका साथ ही नहीं दें, तो एक साल के अंदर जो ब्रिटिश शासन है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो इसीलिए ही वो चाहते थे कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो ये आंदोलन हम चला रहे हैं तो इसे स्टेप बाय स्टेप चलाएं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो सरकार के द्वारा उन्हें पदवियां दी गई हैं, पोस्ट दी गई हैं, उनको लौटा देना चाहिए। उनको जो सरकारी नौकरियां मिली हैं, सेना में मिली हैं, पुलिस में मिली हैं, स्कूलों में, विदेशी वस्तुओं में, तो उनको जो नौकरियां मिली उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। अब गांधी जी के साथ और कौन मिल गया, शौकत अली। वो क्यों मिल गया, क्योंकि जो खिलाफत आंदोलन था उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हो गई, और वो सफलता किसकी वजह से मिली थी, गांधी जी की वजह से। अब जो गांधी जी चाहते थे अपना आंदोलन चलाना, उसमें शौकत अली ने उनका साथ दिया और उनके समर्थन के लिए वो देश भर में यात्रा करते रहे। और जब उन्होंने मिलजुल कर कार्य किया तो क्या हुआ, आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। मतलब असहयोग आंदोलन अब चल पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं का मतलब अलग अलग विचार। अब आंदोलन तो हो गया शुरू, लेकिन क्या हुआ कि उसमें अलग अलग समुदायों के अलग अलग विचार थे। गांधी जी ने उन सबको मिलाने का प्रयास किया, उन सबको इकट्ठा करने का प्रयास किया, उनको एकीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उन सब में अलग अलग विचार थे। किसी के लिए आंदोलन किसी तरीके से था, किसी ने किसी तरीके से अपनाया। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे इस पॉइंट में कि किस व्यक्ति के लिए, किस समुदाय के लिए आंदोलन किस तरह का था। देखिए, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। यह हमें ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो है वो 1921 में शुरू हुआ।
इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, सबकी अपनी अपनी ज़रूरत थी, उस ज़रूरत के हिसाब से भी वो साथ दे रहे थे। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उनके अर्थ अलग अलग थे। वो सब अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ति करना चाहते थे। तो पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे, शहरों में आंदोलन। शहरों में आंदोलन को किस प्रकार से लिया गया। देखिए, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार नहीं दिए थे उन्हें। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए, क्योंकि जो भी सरकारी नौकरियां थी, गांधी जी ने कहा था कि वो हमें वापस करनी पड़ेंगी। तो सभी ने, जो स्कूल कॉलेज में जो विद्यार्थी थे, उन्होंने वो छोड़ दिए। हेडमास्टर, शिक्षक, उन सब ने इस्तीफे दे दिए। वकील जो थे, उन्होंने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है, जैसे कोई शॉप है, ये शॉप है, तो इसके आगे अगर व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, ऐसे व्यक्ति खड़े हो जाएंगे जो दूसरे व्यक्ति को अंदर ना आने दें, मतलब शराब खरीदने के लिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी लगा दी गई दुकान के आगे कि इस दुकान पर कोई नहीं आएगा। दुकान तो बंद की ही गई, साथ ही इसके सामने व्यक्ति भी खड़े कर दिए गए, ताकि कोई और व्यक्ति यहाँ पर ना आ पाए। तो उसे कहते हैं पिकेटिंग। और विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। तो ये सब कार्य हुए कहाँ पर, शहरों में। कुछ समय बाद शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि खूब जमकर उनका बहिष्कार हुआ, सभी चीज़ों का, सभी पदवियों का बहिष्कार हुआ, जो विदेशी कपड़े थे उनका भी बहिष्कार हुआ। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद ये आंदोलन जो था वो धीमे पड़ने लग गया शहरों में। इसके कई कारण थे। क्या थे कि खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले महंगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। क्या होता था कि जो विदेशी कपड़े थे वो मशीनों वगैरह से बनते थे, तो वो तो होते थे सस्ते, लेकिन जो खादी का कपड़ा था वो बहुत ही कम मात्रा में बनता था, इसलिए वो महंगा होता था, तो गरीब जो थे वो खरीद नहीं पाते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना शुरू करनी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा से सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। अब इनके लिए इस आंदोलन का मतलब अलग था। अब ये आंदोलन में जाना तो चाहते थे, लेकिन इनकी कुछ मजबूरियां थी कि इनके पास पैसा नहीं था कपड़े खरीदने के लिए। तो क्या हुआ कि जो विद्यार्थी थे, उन्होंने जो स्कूल कॉलेज छोड़े थे वो वापस जाने लग गए। जो शिक्षक थे, हेडमास्टर थे, वो भी स्कूलों में वापस चले गए। और जो वकील थे, जिन्होंने अदालतों में जाना छोड़ दिया था, हड़ताल कर दी थी, वो भी वापस से अदालतों में दिखाई देने लग गए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अभी हमने पढ़ा शहरों में विद्रोह किस प्रकार से हुआ था और उन्होंने कैसे वापस अपने जो बहिष्कार था वो वापस कर लिया। आप देखेंगे गाँव में क्या हुआ था। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया, मतलब गांव में भी फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। कैसे समा गए, देखिए इसमें बताया हुआ है नीचे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। एक थे सन्यासी बाबा, थे रामचंद्र, जो किसानों का साथ दे रहे थे उस टाइम पर। उनका आंदोलन ताल्लुकदारों और ज़मींदारों के खिलाफ था। उस समय पर वो भी एक आंदोलन कर रहे थे। कौन, जो रामचंद्र थे, जो किसानों के देवता थे, देवता के रूप में थे, जो उनका नेतृत्व कर रहे थे। तो वो किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, ज़मींदारों और ताल्लुकदारों के खिलाफ, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। बार बार पट्टे की ज़मीन से उन्हें हटा दिया जाता था, ताकि ज़मीन पर उनका अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग ये थी कि लगान कम किया जाए, बेगार ख़त्म हो और दमनकारी ज़मींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। अब किसान क्या चाहते थे कि जो उनसे कर लिया जा रहा है वो ख़त्म किया जाए, बेगार ख़त्म की जाए, और जो उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं उन्हें सबको समाप्त किया जाए।
बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। अब क्या किया इसके लिए उन्होंने आंदोलन में क्या किया कि जो जमींदार थे उनके लिए नाई और धोबियों को बंद कर दिया, मतलब उनका कोई काम नहीं करेंगे, ना तो वो हजामत बनवा पाएंगे और ना ही अपने कपड़े धुलवा पाएंगे। आप देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें एक नए क्रांतिकारी आ गए। वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गाँव में संगठन की 300 ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। अब क्या किया उन्होंने कि जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसमें इनका आंदोलन तो पहले से ही चल रहा था, जो किसान थे, जो रामचंद्र इनके नेतृत्व कर रहे थे, तो इनका आंदोलन पहले से ही चल रहा था। उसके साथ साथ ही इन्होंने अपना आंदोलन भी मिला लिया। अब क्या हुआ कि जब 1921 में आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लग गए, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षा को सही ठहरा रहे थे। अब देखिए इसमें हुआ क्या था कि महात्मा गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर भी जो लोग थे वहाँ के गांव के, उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी ने कहा है कि बाज़ारों में लूटपाट करो, अनाज के गोदाम पर कब्जा कर लो। बहुत सारे जो स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि सभी को मारो पीटो, जो भी व्यापारी हैं, ज़मींदार हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल दो और उनके साथ मारपीट करो, उन्हें उनके साथ लूटपाट करो, कब्ज़ा कर लो उनकी ज़मीनों पर। तो उन्होंने ये कहा कि गांधी जी ने कहा है हमसे ऐसा कि कोई भी अब हमसे लगान नहीं लेगा और जो भी ज़मीन है वो गरीबों में बांट दी जाएगी। तो ऐसा करके उनके लिए अपने ही मतलब थे, उनके जो मतलब था वो निकालने के लिए वो क्या कर रहे थे, गांधी जी का नाम का सहारा ले रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आदिवासी किसानों के मन में क्या था। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। अब क्या हुआ कि जो आदिवासी किसान थे उन्होंने भी अपने मतलब के लिए क्या किया, गांधी जी के नाम का सहारा लिया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में दे रखा है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक गुरिल्ला आंदोलन फैलाया। अभी गुरिल्ला आंदोलन क्यों फैलाया था, देखिए इसे हम देखेंगे। इसमें क्या था कि जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। कि जो आदिवासी थे, वहाँ के गांव के जो आदिवासी किसान थे, उन्होंने क्या किया कि उनको बेकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उसके लिए बगावत कर दी। उन्होंने बगावत कैसे की, किसका नाम लेकर की, गांधी जी का नाम लेकर की। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। मतलब उनका जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था, अल्लूरी सीताराम राजू। और जो अल्लूरी सीताराम राजू थे वो महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते रहते थे। मतलब महात्मा गांधी के वो बहुत बड़े फैन थे। जो कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू। अब देखिए जो अल्लूरी सीताराम थे वो गांधी जी के फ़ैन तो थे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के ज़रिए ही आज़ाद हो सकता है। वो क्या उनको कौन सी बात अच्छी नहीं लगी गांधी जी की, अहिंसा वाली। वो चाहते थे, वो सोचते थे कि अहिंसा नहीं बल्कि हिंसा के बल पर ही हम आज़ाद हो सकते हैं। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले कर दिए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन गए। मतलब वो हीरो बन गए कि उन्होंने ही हमारे लिए अपनी जान तक
दांव पर लगा दी। तो जो आदिवासी किसान थे उनके लिए इसका कुछ और ही मतलब था। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बागानों में स्वराज। अब बागानों में जो काम करने वाले थे उनका मतलब क्या था आज़ादी का। देखिए, असम के बागानी मज़दूरों के लिए आज़ादी का मतलब ये था कि वह उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। अब जो असम के बागानी जो थे उनका स्वतंत्रता का मतलब क्या था कि वो जहाँ पे उन्हें बंद रखा गया था चार दीवारियों में, वो वहाँ से बाहर आ जा सकें। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मज़दूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। मतलब बहुत ही रेयर केस में उन्हें बाहर जाने दिया जाता था। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों मज़दूर अपनी अधिकारियों की अवहेलना करने लग गए। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को वो चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो असम के बागानी थे उन तक ये बात पहुंच गई कि जो महात्मा गांधी है वो हमारे देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम भी उनका साथ देते हैं और हम अब ये सब काम धाम छोड़ के घर को चलते हैं। उन्होंने सोचा अब तो सबको ज़मीन मिल ही जाएगी क्योंकि गांधी जी आ गए। लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वो रास्ते में ही फंस गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से वहाँ पर पिटाई हुई। तो ये उनकी स्वतंत्रता का मतलब था कि इनकी बागानों में जो काम करते थे मज़दूर उनकी। यहाँ हम देखते हैं चोरी चौरा 1922। एक चोरी चौरा कांड था वो 1922 में हुआ था। देखिए इसमें क्या हुआ था। अब हमें जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको चले हुए कितना टाइम हो गया, 1 साल हो गया, क्योंकि वो कब चला था 1921 में चला था और अब आ चुका था 1922। अब उसमें क्या हुआ था चोरी चौरा में, देखिए गोरखपुर स्थित चोरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। क्या हुआ कि एक जुलूस निकल रहा था शांतिपूर्वक और फिर उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया, हिंसा होने लग गई वहाँ पर। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने क्या किया कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको रोकने का उन्होंने आह्वान कर दिया। अब उन्होंने फिर से उसे रोक दिया। इनका अभी का जो कारण था वो भी वही था कि इनको पता चल गया कि अब हिंसा बढ़ने वाली है। तो जैसे ही हिंसा बढ़ती तो इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट है सविनय अवज्ञा की ओर। देखिए आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने पहला जो आंदोलन चलाया वो कौन सा था, असहयोग आंदोलन। उसके बाद वो जाएंगे सविनय अवज्ञा की ओर। देखिए फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। अब उन्होंने क्या किया, उनको जब लगा कि अब ये हिंसक होता जा रहा है आंदोलन तो उन्होंने वो वापस ले लिया। उनको लगा कि आंदोलन तो करना है लेकिन जो सत्याग्रही हैं, जो आंदोलन में हैं, कार्यकर्ता क्रांतिकारी हैं, उनको पहले प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है कि हमें हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के साथ हमें सब कुछ सफलता प्राप्त करनी है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। अब कुछ नेता ऐसे थे जो कांग्रेस के थे जो वो थक चुके थे, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि कभी ये आंदोलन चलता है, कभी बंद हो जाता है, कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है, तो इससे वो परेशान हो गए। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना, यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं हैं। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। अब ये स्वराज पार्टी क्या थी कि ये जो है प्रांतीय परिषदों के चुनाव में जो हिस्सा ले रहे थे, जो भी सदस्य थे, इसमें जो भी नेता थे, उन्होंने मिलकर एक पार्टी का गठन किया कांग्रेस में ही, वो थी स्वराज पार्टी। अब आगे क्या हुआ
कि जब ये सब कुछ बहस चल रही थी, मतलब कुछ तो गांधी जी के साथ थे, कुछ तो चाहते थे कि हाँ गांधी जी जैसा कर रहा है वैसा करें, लेकिन जो कुछ लोग थे वो उनसे थक चुके थे इन सब चीज़ों से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो तत्व ऐसे थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। अब क्या हुआ उस आखिरी साल में, हुआ क्या? पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। क्या हो गया कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हो गई, बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं, अर्थव्यवस्था है, वो गड़बड़ा गई। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। तो पहला क्या था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, ये पहला कारक था। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। अब उन्हें जितने की जो फसल होती थी, फसल उपज होती थी, उतना उनको मिलता नहीं था, उतना उनको पैसे नहीं मिलते थे। तो इससे क्या हुआ कि उनका बेचना फसल को और उनका लगान चुकाना और भी भारी हो गया। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। अब ये सब जब चल रहा था तो ब्रिटेन ने क्या किया कि एक वैधानिक गठन बनाया। कौन सा? राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, उसमें सारे के सारे कौन थे? अंग्रेज़ थे। अब जब ये सब कुछ चल रहा था, उनके साथ उनकी बहस चल रही थी, असहमति भी चल रही थी, तो उससे उन पर किसानों पर प्रभाव पड़ा, उनको लगान चुकाना भारी पड़ गया, उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। तो ब्रिटेन में क्या किया उन्होंने कि सर जॉन साइमन के कमीशन नेतृत्व में एक कमीशन तैयार किया उन्होंने, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। उसमें राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था उसका काम, और उसके बारे में सुझाव देना था। लेकिन ये जो आयोग बना था इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे इसमें अंग्रेज़ थे। तो दूसरा जो कारक था वो क्या हुआ? साइमन कमीशन। पहला कारक तो क्या था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, ये हो गया था, और दूसरा था साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या है देखिए। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया। प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। जो ब्रिटेन ने एक कमीशन भेजा था, साइमन कमीशन, उसमें क्या था कि उनको वहाँ जाना था और उनको कुछ सुझाव देने थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जाकर शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पर जाके उन्होंने गोलियां चला दी और जो लाला लाजपत राय थे उन पर हमला कर दिया, और जिसके कारण वो घायल हो गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। अब जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। जब उसे भारत पहुंचाया गया उस आयोग को, तो उसे कहा साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारे वहाँ पर लग रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। अब उनमें गुस्सा आ गया क्योंकि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। मतलब उन्होंने कहा अब ये जब विरोध हो गया तो ब्रिटिश ने सोचा कि अब इसको शांत तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हारे लिए डोमिनियन स्टेट्स बना देंगे। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये काम कब तक होगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो अंग्रेज हैं इन्होंने कई बार उनके साथ धोखा किया था, इसलिए वो इससे संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा। अब जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे ये गरम दल के नेता थे, तो इनकी वजह से ये आगे थे, लीडर थे उनकी वजह से क्या हुआ कि ये जो आंदोलन था ये और भी आक्रामक हो गया।
दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा ज़िंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। एक वायसराय था इरविन, जो अभी हमने ऊपर देखा, जिसने डोमिनियन स्टेट्स की बात की थी, तो उनको एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। गांधी जी की कुछ मांगे थी, उनके लिए उन्होंने उसमें बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करने के बारे में थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी वो क्या थी कि नमक पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको ख़त्म किया जाए। गांधी जी ने ऐसा कहा। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। उन्होंने क्या कहा गांधी जी ने कि अगर मेरी 11 मांगों को नहीं माना गया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? नमक कर। अगर उन्हें नहीं माना गया तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हज़ारों लोग उन्हें वहाँ सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया, मतलब उन्हें बताया और उन्हें बुलाया कि लोग अंग्रेज़ों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेज़ों का कहना न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। तो अभी आपको नमक यात्रा समझ में आ गई होगी कि गांधी जी ने जो इरविन था, वायसराय इरविन था, उसको एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने 11 मांगें लिखी। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी नमक कर समाप्त करना। उन्होंने कहा कि यदि तुम हमारी ये सारी 11 मांगें नहीं मानोगे तो हम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे शुरू कर देंगे। अब उन्होंने बातें नहीं मानी क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं था इरविन। अब क्या किया गांधी जी ने कि वो साबरमती के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर गए वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पर क्या किया कि पानी इकट्ठा किया वहाँ का और उसे उबालकर उन्होंने नमक बनाना शुरू कर दिया, जो कि ये कानून का उल्लंघन था। मतलब उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया जो कानून की नज़रों में सही नहीं था। तो ये थी उनकी नमक यात्रा। आगे हम पढ़ेंगे, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, इसे हम यहाँ देखेंगे। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। अब की बार गांधी जी ने क्या किया? पहले तो क्या किया था कि जो उनकी चीज़ें थी, विदेशी वस्त्र थे, विदेशी जो भी उत्पाद थे, उनका बहिष्कार करने के लिए कहा। जो उनकी पदवियां थी, जो सरकारी नौकरियां उन्होंने दी थी, उनका बहिष्कार करने के लिए कहा। लेकिन इस बार इन चीज़ों के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो औपनिवेशिक कानून है, जो उन्होंने कानून बनाए हैं ब्रिटिश ने, उनका भी उल्लंघन करो। गांधी जी ने ऐसा कहा। अभी आपको पता चल गया होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि जिसमें औपनिवेशिक जो कानून थे, विदेशी वस्त्रों, विदेशी उत्पादों को बहिष्कार करने के साथ साथ जो औपनिवेशिक कानून थे उनका भी उल्लंघन करने को गांधी जी ने कहा। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। पिकेटिंग पहले बताया था आपको क्या होता है कि शराब की जो दुकानें हैं उनके आगे रोक लगा देना, कुछ व्यक्तियों को खड़ा कर देना ताकि वहाँ पर कोई आ ना पाए।
किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लग गई। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों को बताया और उन्हीं पर उन्होंने हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया। लगभग 1 लाख लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। तो इसमें क्या हुआ कि जब सभी ने आंदोलन इन्होंने शुरू कर दिया, गांधी जी ने, तो सब ने इनकी बात मानना शुरू कर दी। बहिष्कार किया विदेशी चीज़ों का। और जो लोग थे, जो जंगलों में लोग रहते थे, उन्होंने भी वन कानून जो थे बने हुए उनको नहीं माना, उनका भी उल्लंघन करने लग गए। और फिर इससे क्या हुआ कि जो लोग थे, मज़दूर थे, उन्होंने जो पुलिस चौकियां थी, नगर पालिका भवन थे, अदालत थी, रेलवे स्टेशन थे, उनमें हमले करना शुरू कर दिया। और फिर ये एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर हमले किए गए और ये एक अहिंसक आंदोलन बन गया। अब जब अहिंसा होगी तो आपको पता ही है क्या होगा। फिर क्या हुआ, गांधी जी ने एक बार फिर से वो आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा अहिंसा हो गई थी। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किया। इस गांधी इरविन समझौते के ज़रिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। अब गांधी जी ने जब वो वापस ले लिया आंदोलन, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता कर लिया। जो वायसराय इरविन था उसके साथ उन्होंने समझौता कर लिया और जो उसने एक गोलमेज सम्मेलन तैयार किया था उसमें हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। अब जबकि गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए, तो इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राज़ी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। अब गांधी जी तो चले गए लंदन, अब उन्होंने आकर देखा तो क्या देखा कि सरकार ने कुछ और शुरू कर दिया यहाँ पे काम। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस की गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कांग्रेस को सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो क्या किया, गांधी जी ने वापस से आंदोलन शुरू कर दिया। साल भर तक ये आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उनकी गति मंदी पड़ने लग गई क्योंकि अब बार बार वो ऐसा कर रहे थे। आंदोलन शुरू हो रहा था, कभी बंद हो रहा था, तो ऐसे करते करते आंदोलन भी धीमा पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, मतलब अलग अलग लोगों ने, विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरीके से कैसे लिया आंदोलन को, किस प्रकार से लिया। देखिए, संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। जो किसान संपन्न थे उन्होंने बढ़ चढ़कर इसका समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार करने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया, क्योंकि उनकी लड़ाई किससे थी, भारी लगान के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वहाँ पे अहिंसा बढ़ गई थी। तो गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया, तो उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, फिर भी उन्होंने आंदोलन ख़त्म कर दिया। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उसमें बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। गरीब जो किसान थे वो केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान ज़मींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नकद आमदनी गिरने लगी, तो छोटे जो पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था। अब वो जो किसान थे वो क्या चाहते थे कि उन्हें ज़मींदारों को जो भाड़ा चुकाना था
उसे माफ़ कर दिया जाए। वो ये भी चाहते थे कि एक तो उन्हें लगान ना देना पड़े, ऊपर से उनका जो किराया है वो देते थे उसे भी माफ़ किया जाए। अमीर किसानों और ज़मींदारों की नाराज़गी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। इसी कारण से क्या हुआ कि गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे, उन दोनों में कभी बनी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सविनय अवज्ञा की सीमाएं। अब इसमें कमियां क्या क्या थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, देखिए। सभी सामाजिक समूह स्वराज के अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। अब इसमें जो पहली सीमा थी, पहला जो दोष था वो क्या था कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि इसको छुआछूत को खत्म किए बिना स्वराज की स्थापना नहीं होगी। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर सम्मान दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मेला ढोने वाले के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। मतलब जो दलित थे वो अपना अलग ही संगठन बनाना चाहते थे, वो अपनी अलग ही मांगे थी उनकी, तो वो उसको पूरा करना चाहते थे। इसलिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें दलित बहुत कम थे, इसलिए वो आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा इस लेसन में कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, मतलब उसके विचार कैसे आए लोगों के मन में, लोगों ने उसके प्रति क्या क्या भाव रखे, गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए उन आंदोलनों को क्या परिणाम निकले, उनसे किन किन लोगों के बीच में रोष उत्पन्न हो गया। तो ये सब हमने देखा। इसमें आगे हम थोड़ा सा इसका सार देख लेते हैं, जिससे हमें पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए निष्कर्ष, अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इन आंदोलन में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग अपनी अपनी इच्छाएं रख रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत ज़्यादा थीं। इसलिए उपनिवेश शासन में मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। मतलब उपनिवेश शासन का भी अर्थ सबके लिए अलग था, स्वतंत्रता का अर्थ भी सबके लिए अलग था और आंदोलन का अर्थ भी सबके लिए अलग था। इन विभेदों को हल करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए, इसलिए गांधी जी ने क्या किया कि सभी की जो आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, उन सभी का उन्होंने सम्मान किया। लेकिन इस वजह से क्या हुआ कि आंदोलन में अक्सर बिखराव आ जाता था। मतलब बार बार वो आंदोलन कभी चालू हो रहा था, कभी बंद हो रहा था, और सबकी अलग अलग इच्छाएं थी, सोच थी, तो इससे वो आंदोलन में जो लोग थे वो बिखरते जा रहे थे। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों के चरण तक आ जाते थे। तो ये बच्चों हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज हमने पढ़ा भारत में राष्ट्रवाद के विषय में। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।